हेलो गाइज, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन, जो कि है एनसीईआरटी सार संग्रह का। कंटिन्यू करते हैं उसको। आज हम लोग पढ़ने वाले सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है कहाँ से कहाँ तक है? पार्ट 5 में है आपका। पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 तक आता है। पार्ट कौन सा है इसका? पार्ट 5 है। ठीक है, ये आर्टिकल ध्यान में रखना है। 124 से लेके 147 एंड पार्ट नंबर 5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है, यानी पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, संसद पार्लियामेंट के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जब हमने अपना संविधान को अडॉप्ट किया था, उसी समय हुआ था ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं। आगे देखें ना, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? ये 24 नहीं होगा, ये 34 होगा, मिसप्रिंट हो गया। 34, ठीक है, 34 होता है। अगर हम CGI को ऐड कर दें तो टोटल कितने होने चाहिए? तो होने चाहिए 34 होने चाहिए, यानी 33 + 1। ठीक है, इतने होने चाहिए, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? तो पार्लियामेंट करती है। कहाँ से करती है? कहाँ से निकलता है इनका फंड? इनकी जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड यानी क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? संचित निधि। हिंदी में बोलते हैं संचित निधि। चलिए आगे देखते हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? मान लीजिए वो 34 जो है उसको बढ़ाना चाहे इनकेस, तो कौन कर सकता है? तो पार्लियामेंट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। अपॉइंट करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन उसको संख्या को इंक्रीज करेगा पार्लियामेंट ही। ओके, कन्फ्यूज नहीं हो रहे इन दोनों में। उच्चतम न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय में इंग्लिश में बोलूँगी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? जिस तरीके, मतलब इसको कैसे हटाया जाए? यानी CGI की बात हो रही है, न्यायाधीश की बात हो रही है, न्यायाधीश को भी उसी तरीके से हटाएंगे और चीफ जस्टिस को भी उसी तरीके से हटाएंगे। ठीक है, बाकी जो भी न्यायाधीश होंगे उनको भी उसी तरीके से हटाया जाएगा। किससे? प्रेसिडेंट जब रेकमेंड करेंगे किसको? पार्लियामेंट को, तब उनको हटाया जा सकता है। यानी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे और प्रेसिडेंट ही उसको रेकमेंड करेंगे पार्लियामेंट को हटाने के लिए, तभी उनको हटाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। समानता उच्चतम न्यायालय की सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन में वह किसी भी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही है जो कि दिल्ली में मौजूद है। ठीक है, अगर इसकी जो कार्रवाई है, ज़्यादातर सबको जाना पड़ता है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट का अगर कभी भी आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा, चाहे असम में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे कन्याकुमारी में हो। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो दिल्ली में ही आना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो इंडिया के किसी भी कोने में सुनवाई कर सकता है, यानी किसी भी कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो सुनवाई कर सकते हैं। ये किसके अप्रूवल से होगा? तो ये प्रेसिडेंट के अप्रूवल से होगा, हो सकता है। ठीक है, ये प्रावधान दिया गया है हमारे उसमें संविधान के अंदर, लेकिन किसके अनुमति से? तो प्रेसिडेंट की अनुमति से होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेना भर्ती की आयु कितनी होती है? इसमें सेना नहीं होगा, रिटायरमेंट होगा। ठीक है, रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति, मिसप्रिंट हो गया है, इसमें लिख लीजिएगा सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट। हिंदी में, इंग्लिश में समझिए ना। रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? तो 65 ईयर्स होती है। मिसप्रिंट है, सेना भर्ती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार यानी अपीलेट जुरिडिक्शन से संबंधित है? तो कौन सा? आर्टिकल नंबर 134(1). ये आर्टिकल ध्यान में रखना किससे रिलेटेड है? 124 से लेकर 147 तक तो है ही सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ये किसमें आता है? अपीलिएट जुरिडिक्शन को बताता है ये आर्टिकल नंबर 134(1). बस इतना ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम लोग। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? अगर हम संविधान के निर्वाचन की बात करते हैं ना, उससे रिलेटेड,
तो मिनिमम कितने, जो बेंच सुना होगा ना आप लोगों ने कि इतने बेंच बैठी और इतने बेंच ने जजमेंट दिया, तो इसे यही बोला गया बेंच कितने होते, 5 जजों की कम से कम बेंच होनी चाहिए। सिंपल सा इतना ध्यान रखना है आपको संविधान के निर्वाचन से संबंधित, ठीक है, बस ये कीवर्ड याद रखना है, संविधान के निर्वाचन, और कितने होने चाहिए न्यायाधीश, तो 5 होने चाहिए। बस पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद कीवर्ड से याद कीजिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ याद ही करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? देखिए, जब भी मूल ढांचे की बात आती है ना संविधान की, तो केशवानंदन भारती बनाम केरला केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपके मेंस में भी जब आप आंसर लिखेंगे तब ये काम आएगा बहुत ज़्यादा। केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य केस, एक बार आप लोग को टाइम मिले तो इस केस का जो 5 मिनट का कोई वीडियो होगा उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा, ताकि इसके बारे में पूरी चीज़ें पता लग जाए। पॉलिटी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य 1973। जब भी संविधान के मूल ढांचे की बात आती है तो ये केस ही इम्पॉर्टेंट रहता है इसके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश का पुनर्विलोकन यानी रिव्यू हेतु अधिकार देता है? इसी को कहता है जुडिशियल रिव्यू। कल की वीडियो में बताया था ना जुडिशियल रिव्यू, हमने यूएसए से लिया था, वही है। जब आप कोई जजमेंट दे देते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे देता है, तो उसको दोबारा से रिव्यू कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसने जो दे दिया वो पत्थर की लकीर हो गया, उसको चेंज भी कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। तो ये अधिकार देता है कौन सा? आर्टिकल नंबर 137। इसका अगर जुडिशियल रिव्यू भी आ सकता है और जुडिशियल रिव्यू भी आ सकता है, दोनों में क्या होगा? आर्टिकल नंबर 137 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। भारतीय संविधान का रक्षक कस्टोडियन कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट होता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया और उस समय बच्चों ने बहुत गलत किया था, ठीक है। इसको किसको बता दिया था? शायद पार्लियामेंट को बताया था। संविधान का जो रक्षक है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस के.जी. बालकृष्णन थे, ठीक है, जस्टिस के.जी. इसमें दलित की बात हो रही है, दलित, ठीक है, दलित की बात हो रही है। आगे देखते हम लोग। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किससे परामर्श लेने का अधिकार है? किससे परामर्श लेने का अधिकार है? तो प्रेसिडेंट को है। प्रेसिडेंट जो है वो ले सकते हैं, मतलब वाइस वर्सा, प्रेसिडेंट भी ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट भी ले सकती है प्रेसिडेंट से, लेकिन दोनों जो है वो बाध्य नहीं है कि दोनों को एक दूसरे की बात माननी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है? तो आर्टिकल नंबर 32। इसी को क्या कहा गया है? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, B.R. अम्बेडकर जी ने इसी को कहा है, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को इंग्लिश में कहते हैं, आर्टिकल नंबर 32। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का बनना है जज, तो आपको कितने वर्ष का कम से कम हाई कोर्ट में आपको वकालत करनी पड़ेगी? तो 10 साल, ठीक है, 10 साल कम से कम। उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारत के न्यायालय में से किससे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसे माना जाता है? सिंपल, इसमें ध्यान रखना है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों को माना जाता है, ठीक है, दोनों को माना जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारे CJI कौन रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के? फर्स्ट कौन थे? इसमें आपको दलित वाला बताया गया है, दलित कौन थे तो ये स्लाइड में बता दिया था मैंने। फर्स्ट थे आपके हरिलाल कानिया, हरिलाल कानिया फर्स्ट रहे हैं। और प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में आपके DY चंद्रचूड़। ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चंद्रचूड़, ठीक है। छोटा सा स्लाइड है ना, इसलिए थोड़ा सा खिचड़ी बन गया, मैं दोबारा लिख देती हूँ। हरिलाल कानिया तो फर्स्ट रहे हैं हमारे, हरिलाल कानिया फर्स्ट। और अभी प्रेजेंट में कौन है? DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम क्या है? धनंजय Y चंद्रचूड़, ठीक है, धनंजय Y चंद्रचूड़। कौन से नंबर के आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फीमेल की बात बता देती हूँ। और एक बात, अभी तो कोई फीमेल रही है क्या?
देखिए हाई कोर्ट की तो रही हैं, हाई कोर्ट की जज रही हैं फीमेल, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। बेंच में सिटिंग भी करी है सुप्रीम कोर्ट में फीमेल जजेस ने, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट में कोई भी फीमेल नहीं रही है। 2027 में किसी का नाम जो है वो आ रहा है चर्चा में कि ये हो सकती हैं फर्स्ट हमारी फीमेल CJI, ठीक है, फर्स्ट फीमेल सी। इनका आप कमेंट सेक्शन में नाम बताएंगे कौन एक्सपेक्टेड फीमेल CJI होने वाली है हमारी फर्स्ट तो 2027 में, और दूसरा बताएंगे कि जो DY चंद्रचूड़ है वो कौन से नंबर के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, कुछ रह जाएंगे अगर इनकेस तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। बाकी जो दो चीज़ मैंने आपसे पूछी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि वो आप लोग को दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। जो चीज़ आप लोग सर्च कर लेते हैं वो आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, इसीलिए कुछ चीज़ें जो है मैं बोलती हूँ आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताइए, बट कोई कमेंट सेक्शन में बताता ही नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो बताते हैं, बाकी कुछ तो बताते ही नहीं है। बताने से आप ही का फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।